Could you please state your full name? I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. 30 जनवरी सन 2026 यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए हैं 3 मिलियन पेजेस, 1,80,000 इमेजेस और 2,000 से ज्यादा वीडियोस. Today we are producing more than 3 million pages. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. जेफरी एप्स्टीन की फाइल से वो आदमी जो खुद को दुनिया के पावरफुल लोगों का दोस्त रखता है, वो आदमी जो दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल भी था, उसकी फाइल्स में ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, लिटरली ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे. Of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. जब से ये फाइल्स रिलीज हुई हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं. हर चीज वेरीफाइड नहीं है, लेकिन जो कुछ वेरीफाइड है वो खुद से इतना शॉकिंग है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि लिटरली ये लोग भी. इनमें नाम है इलॉन मस्क का, इनमें नाम है बिल गेट्स, मेरा फेवरेट नोटोरियस कैरेक्टर बिल गेट्स का, इसमें नाम है नरेंद्र मोदी का, इसमें नाम है सैटेनिक चर्चेस का, गिलाफे काबा का जिक्र है, बिटकॉइन की इजाद का जिक्र है, और लिटरली उसके हवाले से जो कहानी आप सुनेंगे आपके होश उड़ा कर रख देंगी. वन थिंग आई जस्ट क्विकली वांट टू से हियर, मैं एक जमाने से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं. मैंने आपके सामने एक्सपोज किया सैटानिक रिचुअल्स को, मैंने ब्राइस टेलर की कहानी सुनाई, उसके अब्यूज की कहानी सुनाई और आपको बताया कि कैसे पावरफुल लोग और एलीट और दुनिया के लीडर्स अपने गुनाह छुपाने के लिए मासूमों का इस्तेमाल करते हैं. मैंने दज्जाली फितने के हवाले से आपसे बात की, गज्जा के हवाले से आज तक बात कर रहा हूं, फेक कंट्री की एट्रोसिटीज को मैंने एक्सपोज किया और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा. मैंने बाल और मर्डॉक की जो इबादत चलती है इसके हवाले से बात की, वैक्सीन्स को डिबंक किया. आई हैव डन अ लॉट. लेकिन जब भी मैंने ये बातें की हैं मुझे बैकलैश आया, और वो बैकलैश एक लेवल पर इतना हो चुका था कि लिटरली इट वाज प्रोबेबली आई अगेंस्ट द नेशनल बिलीफ और रादर देन इंटरनेशनल बिलीफ. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना काम बंद कर दिया? नहीं, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, चिल किया, रिलैक्स किया और दोबारा अपने काम में लग गया. मैं अपना काम करता रहा और आज आपके सामने एक एक करके ये गिलाजत सामने आ रही है और अब आपको पता चल रहा है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है. डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें तब एक्सपोज की थी जब सोशल मीडिया नहीं था, जब सुनने वाले ज्यादा नहीं थे. आपको आज ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है. एप्स्टीन की फाइल से वो 10 केसेस क्या हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं. कहानी क्या है, आइए समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं इलॉन मस्क की एंगेजमेंट को. और इलॉन मस्क ने 2019 में वैनिटी फेयर को इंटरव्यू दिया और कहा कि एप्स्टीन ट्राइड रिपीटेडली टू गेट मी टू विजिट हिज आइलैंड एंड आई रिफ्यूज्ड टू अटेंड अ पार्टी ऑन एप्स्टीन आइलैंड. ये तो बात है जो इलॉन मस्क ने कही है, लेकिन जो डीओजे ने फाइल्स रिलीज की हैं ये तो कुछ और ही बात करती हैं. ये फाइल्स बात कर रही हैं कि नवंबर 24, 2012 इलॉन मस्क को एप्स्टीन ने ईमेल लिखी है और एप्स्टीन पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग आ रहे हो, जिस पर इलॉन मस्क ने अगले दिन जवाब दिया है कि प्रोबेबली मैं और टलूला, जो कि उस वक्त उसकी बीवी थी, हम शायद 2 होंगे. और साथ ही सवाल पूछ लिया इलॉन मस्क ने कि ये बताओ कि तुम्हारे आइलैंड पे सबसे वाइल्डेस्ट पार्टी वो किस दिन होती है. कि वो आदमी है जो कह रहा है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने उसको मना कर दिया. दिसंबर 25, 2012 क्रिसमस डे पर इलॉन मस्क एप्स्टीन को ईमेल लिख रहा है और कह रहा है कि मैं पागलों की तरह काम कर रहा हूं, बच्चे आए हुए हैं और जरा ये बच्चे चले जाएं तो आई रियली वांट टू लेट लूज और आई रियली वांट टू हिट द पार्टी सीन. मैं आना चाहता हूं पार्टी में, मुझे तरीका बताओ. ये वो आदमी है जो कहता है मैंने रिफ्यूज कर दिया.
फिर दिसंबर 2013 के अंदर इलॉन मस्क कहता है कि मैं ऑलरेडी सेंट बार्ट्स के एरिया में हूंगा हॉलिडेज के लिए, इज दैट अ गुड टाइम ऑफ द ईयर फॉर द पार्टी, जिसके ऊपर एप्स्टीन कहता है कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में कभी भी आ जाओ, अच्छी पार्टी हो जाएगी। और ये बात है दिसंबर 2013 की, जिस पर इलॉन मस्क कहता है कि मैं 3rd को आ सकता हूं, और जवाब में एप्स्टीन लिखता है कि बैड न्यूज। 3rd को क्या सिचुएशन है? बैड न्यूज, अनफॉर्चुनेटली माय स्केड्यूल विल कीप मी इन न्यूयॉर्क। तो मना किसने किया? इलॉन मस्क ने मना किया या मना किया है एप्स्टीन ने? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलॉन मस्क का क्लेम बोगस साबित होता है। अनफॉर्चुनेटली माय स्केड्यूल विल कीप मी इन न्यूयॉर्क, ये मना किया है एप्स्टीन ने। लेकिन दुनिया पता क्या करती है? दुनिया इलॉन मस्क को पहले भी पूछती थी, आगे भी पूछते रहेंगे, खास तौर पर हमारे नौजवान। क्यों? क्योंकि पैसा है। तो जिसके पास पैसा है उसको पूछना जरूरी है। यह है फॉर्मूला आजकल के दौर का। और इस्लाम ने कभी भी पैसे की ज्यादती को, ज्यादा होने को हाईलाइट नहीं किया। वो आपकी पाइटी को, आपके नेक होने को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये वो लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल्स हैं। और अब बात करते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर की, बिल गेट्स की। अब देखते हैं जरा बिल गेट्स का केस, क्योंकि बिल गेट्स का केस बहुत डिस्टर्बिंग है। आपको याद होगा कि इसके हवाले से मैंने कितनी रील्स बनाई है, इन साहब को एक्सपोज करने की कोशिश की है, और मुझे आगे से जवाब मिलता था कि बड़ा अच्छा आदमी है, वैक्सीन्स देता है। ये वैक्सीन्स देने वाला आदमी बहुत दफा एक्सपोज कर चुका हूं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोज कर चुका हूं कि कितने अच्छे आदमी हैं, कितने बड़े सॉफ्टवेयर गुरु हैं। सब चोरी का माल है। छोटी कंपनी से सॉफ्टवेयर को लेकर उसे माइक्रोसॉफ्ट में मर्ज करते हैं, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इन्होंने जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, कभी डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश करें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बड़ा अच्छा आदमी है। फाइल्स में एप्स्टीन की ड्राफ्ट ईमेल्स मिली है जिसमें वो लिखता है, और ये जुलाई 18, 2013 की है। वो लिख रहा है इन ईमेल्स के अंदर, ये ड्राफ्ट ईमेल्स हैं तो शायद उसने अभी भेजी नहीं है। इन ड्राफ्ट ईमेल्स के अंदर एप्स्टीन क्लेम करता है कि बिल गेट्स को रशियन गर्ल्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एसटीडी हो गया, और वो चाहता था कि एंटीबायोटिक्स मेलिंडा को सीक्रेटली दे दिए जाएं। ओ माय गॉड, कितना अच्छा आदमी है, वैक्सीन देता है। ये ड्राफ्ट ईमेल्स है, और इन ड्राफ्ट ईमेल्स में एप्स्टीन क्या लिख रहा है? टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, यू इम्प्लोर मी टू प्लीज डिलीट द ईमेल्स रिगार्डिंग योर एसटीडी. You requested that I provide your antibiotics that you can surreptitiously give to Melinda. और यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एप्स्टीन के क्लेम्स हैं, ये वेरीफाइड नहीं है। ये ड्राफ्ट ईमेल्स हैं जो शायद उसने भेजनी थी, नहीं भेजी, भेजना चाहता था, नहीं भेज पाया। बिल गेट्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि these claims are absolutely absurd and completely false. लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन बिल गेट्स की जो बेगम रही हैं, जो कि अब उनकी वाइफ नहीं है, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, उन्होंने 3 फरवरी 2026 को एनपीआर के वाइल्ड कार्ड पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू में मेलिंडा गेट्स ने कहा है, फॉर मी इट्स पर्सनली हार्ड व्हेनेवर दीज डिटेल्स कम अप, राइट, because it brings bad memories of some very, very painful times in my marriage. Certainly, we can understand that कि ये कोई ऐसी कहानियां नहीं होती हैं जिनको बयान करते हुए इंसान को अच्छा महसूस हो। बट मेलिंडा गेट्स ने आगे पता है क्या कहा? उसी इंटरव्यू में वो आगे कहती हैं कि whatever questions remain there, I cannot even begin to know all of that. These questions are for those people and for my ex-husband. They need to answer these questions, not me. ये मेलिंडा गेट्स हैं जो पब्लिकली कह रही हैं कि बिल गेट्स को जवाब देना चाहिए। याद है सन 2022 में एक इंटरव्यू में मेलिंडा गेट्स ने कहा था कि एप्स्टीन एक इविल पर्सोनिफाइड इंसान है, और बिल गेट्स को क्लियरली मना किया था कि उसके साथ ताल्लुकात बंद करे। गेट्स के और एप्स्टीन के जो आपस में ताल्लुकात हैं, ये सन 2012 से 2014 तक के डॉक्यूमेंटेड हैं। और एप्स्टीन, ये इंपॉर्टेंट बात है,
एप्स्टीन आपको पता है कि कब कन्विक्टेड हुआ, सेक्स ऑफेंडर बना? 2008 में, यानी उसके बावजूद भी इनके ताल्लुकात हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 में रिपोर्ट किया कि गेट्स ने एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मेंशन में मल्टीपल डिनर्स किए हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये सब एब्सर्ड है, फॉल्स है, तो मेलिंडा क्यों पब्लिकली कह रही हैं कि बिल गेट्स को जवाब देना चाहिए? अब आप एक काम करें, अब आप जाएं नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स खोलेंगे तो वहां पर आपको बिल गेट्स के दिमाग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, जहां पर ये भाई साहब कहते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूं, इसलिए साल में एक थिंक वीक लेता हूं, जिसमें मैं किसी इंसान से नहीं मिलता हूं, किताबें होती हैं और मैं होता हूं। वो थिंक वीक होता है या वो एसटीडी वीक होता है, ये इनको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। देखिए, यहां पर पॉइंट ये नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल जिंदगी में क्या करता है, पर यहां मामला बच्चों का है। ये अंडर एज बच्चों की बात हो रही है, जो दुनिया के हर मजहब के मुताबिक, हर इखलाक के तकाजे के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक इससे गिरी हुई हरकत हो नहीं सकती, और ये सबसे बड़ा क्राइम है। पर आप तो अच्छे आदमी हैं, फ्री वैक्सीन्स देते हैं। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह कि हमें यह बताया गया था कि कोविड-19 एक अचानक आने वाली आफत है, लेकिन जनवरी 2026 की जो फाइल्स दास्तान सुना रही हैं, ये तो दास्तान ही कुछ और है। इन डॉक्यूमेंट्स में 2011 से लेकर 2014 के दरमियान ऐसी ईमेल्स और ऐसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आए हैं कि जिसमें बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन एक ग्लोबल पेंडेमिक सिमुलेशन पर काम कर रहे थे कोविड आने से 6 साल पहले। और इन फाइल्स को अगर आप देखें तो ये फाइल्स रिवील करती हैं कि एप्स्टीन ने गेट्स को मशवरा दिया कि ग्लोबल हेल्थ को एक बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एप्स्टीन ने एक ग्लोबल पेंडेमिक फंड भी तजवीज किया था, जिसके जरिए वैक्सीन की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा सकेगा। आपने 2019 के इवेंट 201 के बारे में जरूर सुना होगा, जहां पेंडेमिक की सिमुलेशन की गई थी, लेकिन 2026 की जो फाइल्स दिखा रही हैं वो तो ये दिखा रही है कि इस एक्सरसाइज के असली ब्लूप्रिंट 2013 में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मेंशन में तैयार किया गया था। एप्स्टीन ने गेट्स को उन हिडन प्लेयर्स और ऑफशोर बैंक से मिलवाया जो इस इमरजेंसी सिचुएशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव करने के एक्सपर्ट थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या? सबसे हैरत अंगेज रेवल्यूशन यह है कि एप्स्टीन की एक जर्नल एंट्री मिली है, और उस जर्नल एंट्री में उसने लिखा है कि बिल इज कन्विक्टेड, अ ग्लोबल रेस्पिरेटरी वायरस इज द अल्टीमेट रीसेट फॉर द फाउंडेशंस इन्फ्लुएंस। मतलब क्या है इसका? कि बिल मान गया है एक ग्लोबल सांस की बीमारी फाउंडेशन के असर रसूख को दोबारा सेट करने का बेहतरीन जरिया है। अब यहां पर एक मॉरल क्वेश्चन है। सवाल यह नहीं है कि पेंडेमिक की तैयारी ये कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बल्कि सवाल यह है कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर और दुनिया का अमीर तरीन फिलैंथ्रोपिस्ट मिलकर ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे थे जिससे सिर्फ उनका प्रॉफिट और कंट्रोल बढ़ सके? क्या यह महज तैयारी थी या मुनाफा कमाने का एक प्री प्लान्ड बिजनेस आइडिया? अब आते हैं प्रिंस एंड्रयू की तरफ। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का सबसे बड़ा स्कैंडल, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जो पहले प्रिंस एंड्रयू था, किंग चार्ल्स का भाई। अक्टूबर 2025 में किंग चार्ल्स ने उसे सारे रॉयल टाइटल से, ऑनर से अलहदा कर दिया। अब वो ऑफिशियली प्रिंस भी नहीं है, क्योंकि जो काम नजर आ रहे हैं अगर तो सच हैं तो ये शहजादों वाले काम हैं भी नहीं। 30 जनवरी को जो फाइल्स सामने आई हैं, उन फाइल्स के मुताबिक क्या क्या चलता रहा है। उन फोटो में एंड्रयू एक औरत के ऊपर ऑल फोर पर है, घुटनों के बल, हाथ जमीन पर। एक फोटो में वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है और दूसरी में उसका हाथ उसके स्टमक के ऊपर है। औरत का फेस डीओजे ने रिडैक्ट कर दिया है, मतलब काला कर दिया, ब्लैक कर दिया, ताकि कोई कॉन्टेक्स्ट देख ना पाए। इसीलिए किसी को पता नहीं है कि ये तस्वीर कब की है, कहां की है और क्या कहानी है। लेकिन ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है। फाइल में ईमेल्स भी हैं एंड्रयू और एप्स्टीन के बीच में, और एक ईमेल के अंदर एंड्रयू एप्स्टीन को बकिंगम पैलेस में डिनर के लिए इनवाइट करता है, और दूसरे में एप्स्टीन एंड्रयू को एक खातून से, जो कि 26 साल की रशियन औरत है, उससे इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ये क्लेवर है, ब्यूटीफुल है, ट्रस्टवर्दी है। और एक ईमेल के अंदर एंड्रयू
एप्स्टीन को लिखता है कि काश मैं तुम्हारी फैमिली का कोई पेट होता। ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त एक भूचाल मचा हुआ है और खुद यूके के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एंड्रयू को यूएस कांग्रेस के सामने गवाही देनी चाहिए। वर्जीनिया गुफरी, ये नाम याद रखिएगा, वर्जीनिया गुफरी जो एप्स्टीन के विक्टिम है और अप्रैल 2025 में उसने सुसाइड कर ली। अजीब बात है कि उसने सुसाइड कर ली। एनीवेज, उसने अपनी पोस्ट्यूमस मेमोयर में लिखा है कि एंड्रयू ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया जब वो सिर्फ 17 साल की थी। एंड्रयू कहता है कि ये इल्जाम है और ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 2022 में खुद वर्जीनिया को एंड्रयू ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर केस सेटल कर लिया। अब सवाल ये है कि अगर आप इनोसेंट थे तो फिर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों दिए? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हैं और बिल और हिलरी क्लिंटन का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पहले एक नाम जो आपने नहीं सुना होगा, और ये नाम बड़ा जरूरी है क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सीरियस केस है और आपके लिए इसमें बहुत कुछ सीखने का अमल पैदा हो सकता है। बट यू नीड टू लर्न दिस। ये जो नाम है, ये नाम है पीटर मेंडलसन, ब्रिटेन का फॉर्मर बिजनेस सेक्रेटरी, यूके का एम्बेसडर टू वॉशिंगटन। कब था? 2025 में, यानी अभी। और फाइल में क्या मिलता है? फाइल में मिलता है कि मेंडलसन जब यूके गवर्नमेंट में बिजनेस सेक्रेटरी था, यानी 2008 से लेकर 2010 में, तो वो एप्स्टीन को गवर्नमेंट के सीक्रेट ला कर दिया करता था। दिसंबर 2019 में एप्स्टीन मेंडलसन से पूछता है कि वो बैंकर बोनस टैक्स के बारे में बताओ, और मेंडलसन रिप्लाई करता है कि थोड़ा हार्ड है, इंतजार करो, ट्रेजरी डिगिंग कर रही है तो पकड़े जा सकते हैं, कहानी खराब हो सकती है। 2009 में मेंडलसन एक इंटरनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एप्स्टीन को फॉरवर्ड करता है जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन के लिए बनाया गया था, जिसमें 20 बिलियन पाउंड के एसेट की सेल की प्लानिंग थी। मेंडलसन लिखता है कि इंटरेस्टिंग नोट दैट्स गॉन टू द पीएम। 2010 में यूरोपियन बेल आउट अनाउंस होने से पहले मेंडलसन एप्स्टीन को मैसेज भेजता है कि सोर्सेस टेल मी 500 बिलियन यूरो बेल आउट। ये मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसको लीक करना जुर्म है। पर जेल कौन जाता है? जेल जाते हैं आप जैसे मेरे जैसे लोग। फाइल में और भी बहुत कुछ है। 2003 से 2004 में एप्स्टीन ने बहुत सारा पैसा मेंडलसन को भी, इसके पार्टनर को भी ट्रांसफर किया और बहुत कुछ होता रहा। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? अब यहां पर ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भूचाल आया हुआ है और वहां पर इस वक्त इसको पकड़ाओ धकड़ाओ सब कुछ चल रहा है। वहां पर साहब ने अपनी पोस्ट से एम्बेसडर की पोजीशन से भी निकाले गए, इसके बाद लेबर पार्टी से भी निकाले गए और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड से भी रिजाइन कर दिया कि लॉर्ड हैं, ये एमपी नहीं है, इंग्लैंड के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, ये लॉर्ड्स हैं। इनसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, मिसकंडक्ट हो रही है और खुद यूके के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि ये सिर्फ यूके की आवाम के साथ धोखा नहीं है, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी धोखा है जिनके अंडर ये सर्व करते रहे। अब सवाल ये है कि इतने इंपॉर्टेंट चीजें एप्स्टीन फाइल में है, मैं इस केस का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये सीख सकें कि जिन बिलियनर्स को और ट्रिलियनर्स को आज आप पूजते हैं, behind every fortune there is always a crime. बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टीन फाइल्स में बार बार आता है। दिसंबर 2025 में जो फोटोग्राफ्स रिलीज की गई हैं, बिल क्लिंटन शर्टलेस हॉट टब में मौजूद हैं। एप्स्टीन के साथ मल्टीपल फोटोज हैं। CNN एनालिस्ट के मुताबिक बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कम से कम 16 ट्रिप्स किए हैं 2002 से लेकर 2003 के बीच में। 2016 डेपोजिशन में जब एप्स्टीन से बिल क्लिंटन के बारे में सवाल किया गया तो उसने हर सवाल के जवाब में 5th अमेंडमेंट इन्वोक कर दिया। Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th and 14th Amendment rights, sir. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि I refuse to answer because it might incriminate me. फाइल्स में ग्लेन मैक्सवेल, एप्स्टीन की कन्विक्टेड पार्टनर और क्लिंटन स्टाफर्स के बीच में 2001 से 2004 के बीच में ईमेल्स मौजूद हैं। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने बिल और हिलरी दोनों को सुपीना किया, गवाही के लिए बुलाया, लेकिन क्लिंटन्स ने मना कर दिया।
उनके लॉयर ने कहा है कि ये इलीगली वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। और 21 जनवरी 2026 को हाउस ओवरसाइट पैनल ने वोट किया कि बिल क्लिंटन और हिलरी के खिलाफ कंटेम्प्ट मोशन पास किया। पता है कंटेम्प्ट मोशन का क्या बना? 34/8 पास हो गया और हिलरी क्लिंटन के खिलाफ 28/15 वो भी पास हो गया। यहां तक कि 9 डेमोक्रेट्स ने खुद बिल क्लिंटन के खिलाफ वोट दिया है। कमेटी के जो चेयर हैं जेम्स कॉर्नर, वो कहते हैं कि नो वन इज एक्यूजिंग द क्लिंटन्स ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, वी जस्ट हैव क्वेश्चंस। लेकिन क्लिंटन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहते हैं कि बिल ने 2002 से 2003 के बाद एप्स्टीन से नाता खत्म कर दिया, ताल्लुक खत्म कर दिया और कोई ताल्लुक नहीं इनका आपस में। लेकिन फाइल्स कहती हैं कि 2009 तक मैक्सवेल, जो अब सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए 20 साल की जेल काट रही हैं, क्लिंटन सर्कल्स में वेलकम थी। और 2013 में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में उन्हें ऑनर किया गया है। अगर सब कुछ 2003 में खत्म हो गया था तो 2009 फिर 2013 में मैक्सवेल के साथ एसोसिएशन क्यों था? यू नो व्हाट, आप इन सारी चीजों से कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ गुमराही है, इससे आप कभी भी सच तक नहीं पहुंच जाएंगे और अगर पहुंच भी पाए तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जनवरी 2026 की फाइल्स में 2017 की ईमेल सामने आई हैं और इन ईमेल्स के अंदर एप्स्टीन ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अजीब बात लिखी है। एप्स्टीन ने दावा किया है कि उसने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि वो इस्राइल का विजिट करें और वहां डांस करके, नाच कर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश करें। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे ट्रैशी रोमिनेशंस यानी फजूल ख्यालात कहकर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ऑपोजिशन ने सवाल खड़ा कर दिया है। ऑपोजिशन तो पूछ रही है कि क्या एप्स्टीन ने स्टीव बैनन के जरिए मोदी तक रसाई हासिल की और क्या ऐसा करने की कोशिश की? फाइल में मोदी और एप्स्टीन के कोई डायरेक्ट मुलाकात के सबूत अभी तक नहीं मिले, पर आगे मिल सकते हैं। यू नेवर नो, क्योंकि आधी से ज्यादा फाइल्स तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई हैं। लेकिन एप्स्टीन के जो ख्यालात हैं मोदी के बारे में और जो कुछ उस बारे में लिखा है, ये बजाते खुद अपनी जात के अंदर एक पूरा सवाल है। जनवरी 2026 की एक्सट्रैक्शन में शामिल 1,80,000 इमेजेस में से कुछ इमेजेस एप्स्टीन के आइलैंड पर मौजूद ब्लू एंड व्हाइट टेंपल के अंदर के हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और ऑसनेट एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया है कि वहां एक फैब्रिक, एक कपड़ा मिला है जिस पर कुरानी वर्सेस जैसा कुछ लिखा है। कुछ इस्लामिक पैटर्न्स मौजूद हैं जो बिल्कुल गिलाफे काबा के हवाले से है और गिलाफे काबा की किसी हिस्से जैसा हो सकता है। सवाल यह है कि एक पीडोफाइल के आइलैंड पे एक मुकद्दस चीज का क्या काम? क्या ये एप्स्टीन को किसी अरब क्लाइंट ने दिया है और बहुत से अरब लोगों के नाम इसमें मंजर आम पर आ रहे हैं, बट यू नेवर नो अंटिल यू नो, देयर इज नथिंग प्रूवन सो फार। या फिर ये एप्स्टीन की ओकल्ट कलेक्शन का हिस्सा है। इस रेवलेशन के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो मुस्लिम दुनिया के अंदर सर्टनली एक गमो गुस्सा पाया जाता है जो कि जायज बनता है, लेकिन शायद मेरी कोशिश ये होगी कि गिलाफा काबा के हवाले से और गिलाफे काबा और एप्स्टीन इकट्ठे एक जुमले में अच्छे लगते नहीं हैं, इसलिए इसके हवाले से ज्यादा बात ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि जितनी ज्यादा बात करेंगे वो गुमराही के जुमरे में आएगा और वो बेहुरमती के जुमरे में आएगा। और यही मशवरा उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को भी मैं दूंगा जो इस वक्त एप्स्टीन फाइल्स को कवर कर रहे हैं। ट्राई अवॉइडिंग इट द बेस्ट यू कैन। इसी आइलैंड पे सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, बल्कि एक छोटा सा स्टोन चर्च भी मौजूद था जिसे मर्डॉक चर्च के नाम से रेफर किया गया है। 2026 की फाइल से पता चला है कि इस चर्च की बुनियाद में साउंड प्रूफ चेंबर्स बनाए गए। आर्किटेक्चरल मैप दिखाते हैं कि चर्च का डायरेक्ट कनेक्शन एप्स्टीन के मेन मेंशन के अंडरग्राउंड टनल के जरिए होता था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस चर्च में आने वाले लोगों की लिस्ट में मीडिया मोगल रूपर्ट मर्डॉक का नाम भी शामिल है।
अब ये चर्च क्या था? वहां पर सेटनिक रिचुअल्स हुआ करते थे, वहां पर बाल की इबादत की जाती थी, वहां मर्डॉक को माना जाता था। ये कहानी क्या है? या वहां पर सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे? अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आनी शुरू होंगी। एंड लाइकवाइज आपने पिज्जा गेट के बारे में सुना होगा, लेकिन जनवरी 2026 की फाइल्स ने इसे कंफर्म कर दिया। इन 3 मिलियन पेजेस के अंदर हजारों ईमेल्स ऐसी मिलेंगी कि जिसके अंदर पिज्जा, चीज, हॉट डॉग जैसे अल्फाज यूज किए गए हैं, जबकि वहां उस आइलैंड पर कोई डिलीवरी का निजाम मौजूद नहीं था। वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि आपने किसी ऐप से मंगवा लिया। डीओजे की फाइल्स में एक कोड डिक्शनरी भी मौजूद है और यह दिखाती है कि ये पीडोफाइल नेटवर्क अपने इन कोड्स के जरिए कम्युनिकेट किया करते थे। मसलन चीज पिज्जा का मतलब है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इन फाइलों ने उन लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए जो सालों तक इस सब को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर मजाक उड़ाया करते थे। अब आते हैं उस राज की तरफ जिसने क्रिप्टो की दुनिया में आग लगा दी है। क्या जेफरी एप्स्टीन बिटकॉइन का असली आर्किटेक्ट था या वो सतोशी नाकामोटो के पीछे छुपा हुआ चेहरा था? जनवरी 2026 की फाइल्स में 2008 के कुछ इनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले हैं जो एप्स्टीन के सर्वर से ओरिजिन हुए थे द एग्जैक्ट सेम टाइम जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था। फाइल्स रिवील करती हैं कि एप्स्टीन ने MIT में बिटकॉइन इनिशिएटिव को खुफिया तौर पर फंड किया था, लेकिन बात सिर्फ फंडिंग की नहीं है। एक ईमेल में एप्स्टीन ने अपने एक एसोसिएट को लिखा है, द न्यू डिजिटल लेजर इज रेडी, इट विल मेक बैंक्स ऑब्सोलीट एंड आवर ट्रांजैक्शंस इनविजिबल। 2026 की एक्सट्रैक्शंस में सेनेटर रॉन वेडन की टीम ने 270 सस्पिशियस वायर ट्रांजैक्शंस ट्रेस किए हैं जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन से कोल्ड वॉलेट में गए। एक्सपर्ट्स का क्लेम है कि एप्स्टीन के पास हजारों बिटकॉइंस थे जो उसने तब जमा किए थे जब एक BTC $1 की कीमत के बराबर था। डिस्कशंस तो ये भी चल रही हैं कि एप्स्टीन ने बिटकॉइन को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ब्लैकमेलिंग के लिए डिजाइन किया था। वो अपने VIP क्लाइंट से डोनेशन और ब्लैकमेलिंग का पैसा क्रिप्टो में लेता था ताकि FBI उसे ट्रेस ना कर सके। फाइल में कुछ ऐसे डिजिटल एड्रेसेस, ऐसे वॉलेट्स भी मिले हैं, उनका जिक्र भी आया है जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, लेकिन उनका प्राइवेट की एप्स्टीन की मौत के साथ ही दफन हो गया, या शायद आज भी वो किसी ना किसी के पास जरूर है। 3 मिलियन पेजेस, 1,80,000 इमेजेस, 2000 से ज्यादा वीडियोस, और फिर भी डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांचे कहते हैं कि there is nothing in there that allowed us to prosecute anybody। एप्स्टीन के 19 सर्वाइवर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है और वो कहती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, आपने काले कर दिए, रिडैक्ट कर दिए पेजेस, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता? इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? इन लोगों से सवाल क्यों नहीं होता? क्या सिर्फ ज्यादती का निशाना बनने, सैटानिक प्रैक्टिसेस का निशाना बनने के लिए हम ही रह गए? और ये आज की हकीकत है। जितनी बातें इस वीडियो में आपने सुनी है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, डीओजे की फाइल्स में है, न्यूज एजेंसीज ने इन्हें वेरीफाई किया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जीरो है। सवाल ये है कि अगर ये फाइल्स कंप्लीट हो भी जाएं, सारा डेटा आवाम के सामने भी आ जाए, तो क्या किसी को पकड़ा जाएगा? शायद हरगिज नहीं। और ये जब बच्चों की एंगेजमेंट होती है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है, तो ये डूब मरने का मकाम है हर उस फॉलोअर के लिए जो अंधाधुंध अपने लीडर को खुदा मानकर उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जो इबरत से भी ना समझें, दलाइल भी जो ना माने, जो इबरत से भी ना समझें, दलाइल भी जो ना माने, कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी।